नमस्कार दोस्तों, दिनांक 22 जून 2024 को दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय में धम्मलिपि डिक्शनरी द बर्ड्स ऑफ अशोकन डिक्शनरी का विमोचन कार्यक्रम स्थल पर हम उपस्थित हैं। देखिए सुनिए कार्यक्रम को। प्रकाशन द्वारा आयोजित धम्मलिपिकार मोतीलाल आलमचंद जी की नई पुस्तक धम्मलिपि डिक्शनरी वर्ड्स ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शंस इन द धम्मलिपि रोमन एंड देवनागरी स्क्रिप्ट का विमोचन परिचर्चा कार्यक्रम आज हम यहाँ पर आयोजन कर रहे हैं इस कार्यक्रम का। और आपका कार्यक्रम स्थल है राज सदर दुष्यंत कुमार स्मारक पांडुलिपि संग्रहालय। ये संग्रहालय साक्षी है इतिहास के लिए, साहित्य के लिए और बहुत कुछ हमारे अपनों के लिए। यहाँ से ज्ञान की जो गंगा बहती है उसमें हम सब सरबोर होते हैं। और भोपाल के लिए एक अनोखा केंद्र जहाँ पर साहित्य प्रेमी अपनी मन की प्यास, ज्ञान की प्यास यहाँ से बुझाते हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का राजेंद्र राज स्मृति सभागार में। आज का हमारा एक अनोखा क्षण हमारे लिए और आज का ये पल हम सब साझा करेंगे। बिल्कुल हम सब जानते हैं कि हमारे जो रचनाकार हैं, धम्मलिपिकार हैं आयुष्मान मोतीलाल आलमचंद जी, उनकी एक अनोखी रचना का आज यहाँ पर परिचर्चा और पुस्तक विमोचन का कार्यक्रम होगा जिसमें हम सब साक्षी बनेंगे। और इस पल का हम सबको बहुत दिनों से इंतजार था और सर की ये 7वीं पुस्तक है और ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि कोई भी सभ्यता को, कोई भी चीज़ों को समेटना, सहेजना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है और वो दुष्कर चर्चा कार्यक्रम आज दिनांक 22 जून 2024 दिन शनिवार का शुभ अवसर धम्मलिपि शब्दकोश पुस्तक का विमोचन। आज हमारे सम्माननीय अतिथि और उपस्थित सम्माननीय देवियों सज्जनों के सम्मुख किया जाएगा। धम्मलिपि पब्लिकेशन भोपाल की प्रस्तुति रचनाकार आयुष्मान मोतीलाल आलमचंद जी की अनोखी रचना से हम सब रूबरू होंगे। बेहद गौरव का पल, अभिभूत करने वाला पल, खोई हुई लिपि को सहेज कर दुनिया के सामने लाना साहित्य जगत के लिए सचमुच अनुपम दिन है। कुछ पलों का इंतजार, कुछ ही क्षणों की प्रतीक्षा। हमारे सम्माननीय अतिथि हमारे साथ होंगे और फिर कार्यक्रम का हम विधिवत आगाज करेंगे। और हम चाहेंगे कि बस कुछ ही पलों की और प्रतीक्षा रहेगी क्योंकि हमारे विशिष्ट अतिथि हमारे साथ यहाँ पर होंगे। और दीप्ति, हम चाहेंगे कि आप जो आज के कार्यक्रम की संक्षिप्त रूपरेखा है वो सबको बताएं। बिल्कुल रानी जी, बिल्कुल नई दिशा देने के लिए खास तौर पर कि हम उम्मीद करते हैं कि आने वाली जो हमारी युवा पीढ़ी है वो इस चीज़ को और सीखेगी और हम समझेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि धम्मलिपि को हम एक स्थापित कर पाएंगे फिर से उसी गौरवशाली परंपरा के रूप में हम सब कोशिश करेंगे। आज का विशिष्ट अतिथि आयुष्मान डॉक्टर कर्नल थोड़ी से स्वागत करेंगे। विशिष्ट अतिथि आयुष्मान मिथिलेश वामनकर जी से निवेदन। कैलाश वानखेड़े जी से अनुरोध करेंगे कि मंच पे आए और अपना स्थान ग्रहण करें। विशिष्ट अतिथि आयुष्मान लखनलाल जी से निवेदन कि वे मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। शुरुआत जैसा कि मुख्य अतिथि हमारे आयुष्मान जी हमारे साथ हैं। अतिथि डॉक्टर कुमार जी दीप जो ऊर्जा और प्रकाश का प्रतीक, प्रकाशमान दीप से हमारी प्रार्थना हम प्रणाम करते हैं। दीप को इस ज्योति कुंज से हमारी प्रार्थना हमें असत्य से सत्य की ओर ले चले, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चले। हम
निवेदन है कि वे कृपया मंच पर आएं और पुष्पगुच्छ अनिल भगोरिया जी स्वागत कर रहे हैं। स्वागत पुष्पगुच्छ से। तालियां खाली, हम थोड़े कम लोग हैं लेकिन तालियां तो बजनी चाहिए। धम्मलिपिकार जी का, मोतीलाल जी का स्वागत करें पुष्पगुच्छ से। आज इन्हीं के कारण आज ये कार्यक्रम यहाँ पे संपन्न हुआ। एक जोरदार तालियां हमारे सभी बहुत बहुत स्वागत पुष्पगुच्छ के माध्यम से। पुष्पगुच्छ से स्वागत करें आयुष्मान बीडी संगवार जी का, सेवानिवृत्त हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं। आयुष्मान डॉक्टर साहेबराव सदावर्ते साहब का भी पुष्पगुच्छ से स्वागत करेंगे। हम सुनेंगे आयुष्मान मोतीलाल आलमचंद धम्मलिपिकार जी से और विशिष्ट अतिथियों का उद्बोधन और पुस्तक पर परिचर्चा होगी और तत्पश्चात मुख्य अतिथियों का स्मृति चिन्ह से सम्मान किया जाएगा। तो ये रहा आज के बेहद ही गौरव का क्षण, बेहद ही एक अभूतपूर्व पल। किसी भी चीज़ को लिखना, पढ़ना और करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है और जोरदार करतल ध्वनियों से हम स्वागत करते हैं इस पुस्तक का जिसका नाम है धम्मलिपि शब्द। एक अभूतपूर्व क्षण और मोतीलाल आलमचंद जी के हाथों लिखी गई ये धम्मलिपि शब्दकोश पुस्तक जिसका हम सब यहाँ अनावरण कर रहे हैं और ये हमारे लिए यहाँ उपस्थित होगी और एक इतिहास में ये रचना भी लिखी जाएगी कि ये हमारे आने वाले युवा पीढ़ी के लिए एक मार्गदर्शक का काम करेगी। नमस्कार दोस्तों, इस गरिमामय मंच पर उपस्थित हमारे बीच एक प्रख्यात लेखक कवि हसन घोष सर इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। कृपया ताली बजाकर स्वागत करें। माननीय बामनकर साहब कृपया ऊपर आ जाए सर। सर 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 इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महाराष्ट्र से स्पेशली इस कार्यक्रम के लिए पधारे हुए हैं और महाराष्ट्र में बहुत विस्तृत कार्य धम्मलिपि पर किया है और बौद्ध साहित्य अभ्यासक हैं। माननीय अतुल भोसेकर साहब इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। आपको यहाँ पर उनको सुनकर बड़ा अच्छा लगेगा। आपको धम्मलिपि के बारे में गहराई से यहाँ पर पड़ताल करेंगे। हमारे अतिथिगण का कृपया ताली बजती रहना चाहिए, थोड़ा जोश आ जाए कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथिगण माननीय जितेंद्र बिसारिया जी, डॉक्टर जितेंद्र बिसारिया जी जो भिंड में हिंदी के विभागाध्यक्ष हैं और काफ़ी लंबी दूरी कर यहाँ पर इस कार्यक्रम में पधारे हैं। मैं स्वागत करता हूँ आपका। इस कार्यक्रम में हमारे बीच बैठे हुए पूर्व IPS सर लखनलाल जी का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कृपया ताली बजाएं। मानती है तो वह धम्मलिपि है। धम्मलिपि को हम लिपियों का मायका कह सकते हैं और यहाँ से ही तमाम लिपियाँ, चाहे देवनागरी लिपि हो बहुत लेटेस्ट या तमिल हो, तेलुगु हो, उड़िया, कई कार्यक्रम करते रहते हैं। हमारे बीच में उपस्थित हैं, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में रचनाकार मिथिलेश बामनकर जी मेरे साथी हैं और बहुत अच्छे गजलकार हैं, साहित्य पर बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं। दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टि से यदि आपको अपने इतिहास का जो हूबहू उस समय परिपक्व थी, यदि उन्हें ज्ञान है तो स्वाभाविक है उनमें एक सहिष्णुता का भाव जागेगा। बहुत से पाली के शब्द जो आप वर्तमान में यूज करते हैं एक्चुअली भूल गई हमारी आवाम, हमारी जो जनता है, उपासक उपासिका है, उनको उनकी स्मृति से निकल गए। लेकिन जो व्यवहार है, व्यवहार में वो शब्द उपयोग में होते हैं। जैसे एक शब्द सूप, आप यदि होटल में जाते हैं सूप पीते हैं, उसे जो बहुत एक खाई बनी हुई है देश में और ऐसा पढ़ाया जाता है कि
पढ़ाया जाता है, ये गैप है। तो चलिए आप पाएंगे जो लिपि का जो विकास है वो आपके पुरखों ने किया, और 2300 वर्ष पहले लिपि इतनी वैज्ञानिक स्वरूप में थी, इस लिपि का दान आपके पुरखों ने अन्य देशों को दिया है। भारतवर्ष के तमाम लिपियों ने, तमाम जो समय यहाँ पर वर्ग रहता था उन्होंने ग्रहण किया है, उस लिपि का दान अन्य समुदाय को दिया है। लेकिन कालांतर में ये हुआ कि जो अशिक्षित पीढ़ी इतनी अशिक्षित हो गई कि वो अपने पुरखों के वैज्ञानिक स्वरूप वाली लिपि को भूल गई, और इतना भूल गई उस लिपि को पृथक कर दिया, दूर कर दिया। बाद में स्कॉलर्स हुए, खासकर यूरोपियन स्कॉलर्स हुए, संकलन किया, संचयन किया, ट्रांसलेशन किया और उसका प्रकाशन भी किया। लेकिन विगत 100 साल में देखा जाए, जितना काम लिपि पर होना चाहिए था उतना काम लिपि पर नहीं हुआ। एक्चुअली किसी भी देश का जो भविष्य है वो इतिहास पर डिपेंड करता है। यदि हमारी जो वर्तमान पीढ़ी है, और लिखते हैं हर चतुर्मास में आपको शिलालेख पढ़ना है, इसका अर्थ ये हुआ कि हमारी जो जनता थी उस समय पढ़ी लिखी ज्यादा थी, और जो बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं उनकी आंखें उस समय प्रॉपर काम नहीं कर रही, आंखों में वो प्रॉपर पढ़ नहीं पा रहे, तो उन्हें आदेश था कि आप सुनेंगे, क्योंकि हर 4 महीने में आपको जितने भी शिलालेख हैं जो राजा क्या लिखी हुई है वहाँ पर सील और विनय लिखे हुए हैं, उसका पालन आपको करना है, उसको पढ़ना है, जिससे आप बुद्ध के जो सील है, बुद्ध का जो ज्ञान है, जो बोधि है, उसकी ओर आप आकर्षित हों, उसका पालन करें। तो स्वाभाविक रूप से यदि आप सम्राट अशोक का शिलालेख पढ़ेंगे या विनय पिटक पढ़ेंगे तो बहुत सी बुराइयां जो वर्तमान में आज जीवित है वो खत्म हो जाएंगी। विनय पिटक बहुत महत्वपूर्ण किताब है, त्रिपिटक का एक भाग है। इसका जो नामकरण है आपको बैराट का शिलालेख, कोलकाता बैराट का शिलालेख है जोधपुर में, बैराट एक स्थान है वहाँ पर मिला। वहाँ 7 किताबों का समुच्चय जो है प्राप्त होता है, उसमें विनय पिटक, सुत पिटक, मुनिगाथा, इस तरह 7 महत्वपूर्ण ग्रंथ में प्राप्त होते हैं। जो विनय पिटक में विनय अर्थात हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, हमारा सील कैसा होना चाहिए, इस तरह का विवरण दिया हुआ है। आपका भोजन से लेकर आपका बैठने उठने का तरीका, आपका किसी के घर में जाने का तरीका, आपका पहनने का तरीका, इस तरह का आचरण उसमें दिया हुआ है। आप हमारी जो शादियाँ होती है वो अब रात का उसमें एक बड़ा प्रचलन चल गया है। यदि आप वाकई उपासक हैं तो आपको भी अपना जो भोजन है शाम के सूर्यास्त के पहले कर लेना है, ये विनय कहता है। यदि आप भिक्षु भिक्षुणियाँ हैं तो विकाल भोजन बेरमणि आपके लिए 12 बजे लागू। तो स्वाभाविक रूप से यदि आप सील का पालन करने लगेंगे, 8 सील के पालन, सूप बनाने के लिए उनका कत्ल किया जाता था, तो सम्राट अशोक इस कत्ल पर रोक लगाते हैं। ऐसे ही पुलिस शब्द है, पुलिस शब्द एक पदवी थी उस समय। यह शब्द पिक्टोरियोग्राफिक चित्रात्मक लिपि देखने को मिलेगी, लेकिन जब अशोकन काल में आप आएंगे तो उसमें स्वर व्यंजन की परिकल्पना आपने को देखने को मिलेगी। स्वर को जब आप अक्षर बनाएंगे, अक्षर लिखेंगे तो व्यंजन के साथ पूरा स्वर न लिख के स्वर के लिए पृथक लिपि चिन्ह का प्रयोग यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसा कि आप देवनागरी लिपि में या तेलुगु लिपि में, कन्नड़ लिपि में या आपकी बंगला, उड़िया, अन्य लिपियों में जो प्रक्रिया देखते हैं, जो लिखने की प्रक्रिया आप देखते हैं, जो एक ही विधि, आप यदि हुबहू आपको जानना है तो आपको धम्मलिपि को सीखना बहुत अनिवार्य है। जो इतिहास लिखा गया वो धम्मलिपि के जो इंस्ट्रक्शंस थे उस पर ज्यादा गौर नहीं किया गया। यदि गौर किया गया होता तो तमाम जो उसमें इंस्क्रिप्शंस में तमाम शब्द आते हैं, तमाम शहरों के नाम आते हैं, तमाम व्यक्तियों के नाम आते हैं, उन व्यक्तियों से हम आज भी रूबरू होते। एक प्रचलन में एक शब्द है चपड़,
आपने सुना होगा, बड़ा विकृत शब्द हो गया है चप्पड़। तो जैसे शून्य की अवधारणा के बिना जो ये विचार संभव नहीं है, ये मोतीलाल जी ने कहा है। तो अगर इस पे रिसर्च कर सके और अगर 6th सेंचुरी BC के आसपास से अगर ये वाकई शून्य की अवधारणा थी और प्रकट में जो है उसको अंकित किया गया है, कब से किया गया है, और ज़रूर इसमें समनों का योगदान रहा होगा। तो ये इसी के साथ मैं अपना 2 शब्द कहूँगा। या कहीं पर भी देखिए, सिर्फ सतही मत देखिए उसको, जैसे सामाजिक तरीके से उसका अध्ययन करने की कोशिश करिएगा। और देखिए कि जैसे ये किताब है उसमें अच्छे से उनने भाव व्यक्त किए हैं, क्या क्या संभावना है। देखिए क्या कहने, जो इमीडिएट आर्ट बता रहा उससे ज़्यादा क्या कह रहा। अब आप देखेंगे कि सांची के स्तूप और उसके गेटवेज में स्त्रियों का अंकन बहुत है। इतना है कि हम कह सकते हैं करीब 55% रहे होंगे। तो इसका मतलब समाज में स्त्रियों का ऊंचा स्थान था। तो इस टाइप से बहुत सारी चीज़ें हम लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और मैं 1-2 चीज़ और कहना चाहूँगा मोतीलाल जी के लिए। पहले अंग्रेज़ों के टाइम में जो है वो अंग्रेज़ कलेक्टर होंगे या फॉरेस्टर होंगे या मिलिट्री वाले थे, वो खोजते थे। और मैं जो है एक्सप्रेशन वगैरह करता रहा और हड़प्पा और वगैरह बहुत सारी जगह पर हड़प्पन साइट धोलावीरा में किया और बुद्धिस्ट साइट सबधारा, दियोरकोटाक में भी अभिलेख बहुत सारे मिले हैं, नए हैं। मैं मोतीलाल जी से निवेदन करूंगा कि वहाँ के भी पढ़ें वो और कुछ छापें। सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी अभिलेख हैं वो, जैसे मोतीलाल जी ने कहा कि बहुत सारे छोटे छोटे अभिलेख भी क्यों ना हो, बहुत सारी चीज़ें हमको बताते हैं कि इस गांव से था। जैसे सांची में तुमेन करके जगह का है, विदिशा में है, विदिशा का है, बहुत सारे दूर दूर तक। इससे पता चलता है कि हम जो उस समय भी यातायात के बहुत सारे सुविधाएं थी। भले ही लोग जो है आज जैसे बुलेट ट्रेन या सुपरफास्ट ट्रेन नहीं था, मगर फिर भी लोग जाते थे। पाया मैंने कहा इस पे मेरे को अवश्य बोलना है। अशोक के अभिलेख, शिलालेख, स्तंभलेख भारतीय लेखन के पहले साक्ष्य हैं। हमें पहली बार ये मालूम चलता है कि हमें लिखना पढ़ना आता था, वरना इससे पहले ये बोलते थे कि हमारे यहाँ पे लेखन वेखन हम नहीं करते थे, हम श्रुति की परंपरा से चलते थे। बाप ने गाया, बेटे ने सुना और पोते को सुनाया, यानी सारा व्याकरण, सारा लेखन हम केवल कानों पे चला रहे थे। पर एक्चुअल में जब अशोक के अभिलेख आया तो हमें ये मालूम चला कि हमारी लेखन पद्धति न केवल उत्कृष्ट थी, वैज्ञानिक थी, बल्कि आरंभिक भी थी। और हम आरंभिक उन सभ्यताओं में से एक थे जो लेखन कला को जानते थे। अशोक के अभिलेख, शिलालेख, स्तंभलेख के पहले सिंधु घाटी सभ्यताओं के भी हमें अभिलेख मिलते हैं, पर उन अभिलेखों का हम अब तक अध्ययन नहीं कर पाए, उनको पढ़ नहीं पाए। उनकी भाषा जो है और उनकी जो लिपि है वो भाव चित्रात्मक है और हम उनको अभी कोट नहीं कर पाए हैं। पर अशोक के अभिलेख चूँकि अब हमको समझ में आ गए, उनको पढ़ते हुए उसके बाद के हम जब अभिलेखों का अध्ययन करते हैं तो हमें ये मालूम चलता है कि हमारा एक्चुअल इतिहास क्या था। हमारे जहाँ पे इतिहास चलता है वो मान्यताओं पे आधारित चलता है। हम सब मानते हैं ऐसा है तो इतिहास भी ऐसा ही होगा, पर एक्चुअल में हमारे इतिहास का अगर अध्ययन करना है तो इसके लिए अभिलेखों का अध्ययन हमें करना होगा। मैं पिछले 7-8 साल से अभिलेखों का अध्ययन कर रहा हूँ।
हम जब ये देखते हैं इतिहास की पुस्तकों में कि सिंधु घाटी सभ्यता एक सभ्यता आई थी, ऐसी सभ्यता थी जहाँ शहर थे और ड्रेनेज सिस्टम था, संपूर्ण सड़कें थी, शहर थे, 2 मंजिल के मकान थे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता था, हम इतने आगे थे। अचानक हम चेंज हो गए, हमने झोपड़ियों के समान घर बनाए, हम जानवर पालने लगे, पशु पालने लगे और हम अचानक वैदिक काल में आ जाते हैं। यानी शहर से गाँव की जाने का वाला उल्टा विकास हम इतिहास में आज पढ़ रहे हैं और उसको मान रहे हैं सब लोग, और इसको हम आज भी मान के चल रहे हैं। आज इतिहास की किताबों में ये बताते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता अचानक समाप्त हो गई और हमारे घास फूस के मकान वाले, कुटिया वाले, पशुपालक वैदिक लोगों ने फिर इस समाज की स्थापना की है। ये लेकिन ये केवल एक मान्यता वाला इतिहास है। एक्चुअल में हम जब इनको खुदाई में हम जब एक्चुअल में देखते हैं, अगर यहाँ पे बैठे लोग बोगज कोई अभिलेख जो कि मध्य एशिया में प्राप्त हुआ है, उसमें हमने एक स्टोरी खड़ी की और उसको हमने अपना इतिहास मान लिया। पर जेम्स प्रिंसेप ने जैसे ही अशोक के अभिलेखों की खोज की, मालूम चला कि मौर्य साम्राज्य जैसा अफगानिस्तान, ईरान और यूनान से लेकर साउथ इंडिया तक फैला एक इतना विशाल साम्राज्य वाला एक शासक, एक साम्राज्य इस देश में था। अब इतनी बड़ी कहानी जब सामने आई तो पेट में तो होना ही है दर्द। इतना आसान है नहीं एक्सेप्ट करना कि बौद्ध धर्म को मानने वाला शासक ने इतने बड़े साम्राज्य की स्थापना कर दी। धीरे से कोई मैसूर की एक लाइब्रेरी के श्याम शास्त्री जी हैं, अब उनको सब लोग इतिहासकार मानते हैं, श्याम शास्त्री जी ने वो कहीं से कौटिल्य का अर्थशास्त्र ले आए। ये भैया ये कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। वो अर्थशास्त्र खाली संस्कृत में है, शुद्ध संस्कृत, देवनागरी भाषा में लिखी जाने वाली। जब आप इन अभिलेखों को पढ़ना सीख जाएंगे तो आप जान पाएंगे कि सरनेम नाम की चीज़ उस टाइम नेता, जाति, धर्म, संप्रदाय वाला जो आज का जो इतना फैलान है ये उस समय पे नहीं था। और हमें आज जो दंश झेलना पड़ रहा है या हम जो महसूस करते हैं उसको हम समझ सकते कि हम गौरवान्वित तो होने वाली चीज़ों पे आज कुंठित होके बैठे हैं। इसके अलावा इससे आप एक चीज़ और पढ़ेंगे कि हेसांग फाइयान जैसे जो यात्री आए थे उन्होंने अपने यात्रा विवरण में जो बातें कही हैं, आप जब ये अभिलेख पढ़ना सीख जाएंगे तो उन अभिलेख, उन यात्रियों का विवरण से आप सही में समझ पाएंगे कि ये क्या चीज़ है और हमारे इतिहास में आज हम जो चीज़ें देख रहे हैं इनका हमसे क्या संबंध है। आप हाइब्रिड संस्कृत को एक बार मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको भी एक बार पढ़ें। आपने संस्कृत, पाली, प्राकृत खूब सुना होगा, इसके बीच की कड़ी है हाइब्रिड संस्कृत। इसको आप लोग अवश्य पढ़ें। अब इन अभिलेखों के बारे में पढ़ने से मेरे को जो लाभ हुआ है उस पर मैं एक चाहता हूँ कि आप लोग भी उसका लाभ लें। आप कभी भारत के प्राचीन मंदिरों में जाइए, सबसे प्राचीनतम मंदिरों में, आप वहाँ पे देखेंगे कि बौद्ध के बच्चे तब भारत था विश्व गुरु। आज हमारी वर्ल्ड की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में भारत की एक भी नहीं आती है, 100 में नहीं है। और आज मैं कह रहा हूँ कि उस समय सब लोग आते थे, उस समय थे विश्व गुरु, उस समय थे सोने की चिड़िया। ये सब शब्द वहाँ से उठाए गए हैं। हम समझते नहीं कि शब्द भी कहाँ से आए हैं, ये शब्द भी हमारे ही अपने हैं। हम लोगों आज हम जिनको छोटी छोटी जातियाँ कहते हैं, यानी जो फैलाया गया है, ये सब उस समय के शासक हैं ये लोग। और मैं इस पर भी आऊँगा मैं आगे। अब आपकी इस पुस्तक में एक जगह मैंने ब्राह्मण शब्द पढ़ दिया, बहुत हलचल हुई है उस शब्द से। अशोक के अभिलेखों में बमन और समन इन 2 शब्दों का उल्लेख है, लेकिन इसको सब लोगों ने ये समझाने की कोशिश की कि बमन ब्राह्मण है
समन जो आदरणीय मंच और उपस्थित सभी महानुभाव, आज बहुत ही अच्छा विषय है, हम सब के लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है। और जो आयुष्मान मोतीलाल जी ने जो मेहनत की है उसके लिए उनको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। और जो धम्म लिपि है उससे हमारे भारत देश की संस्कृति का पता चलता है। ये बात हमको सबको बिठा लेनी चाहिए। 1837 में एक अंग्रेज हुए थे जॉन प्रिंसेप, उन्होंने सबसे पहले देखा, कैसे देखा इसकी एक बड़ी रोचक कहानी है कि सम्राट अशोक का काल जो स्वर्ण काल कहा गया सारी दुनिया में गया। तो एक अंग्रेज ने लाइट ऑफ एशिया पुस्तक लिखी और सारे यूरोप में पूरे विश्व भर में पढ़ी गई। और पश्चिमी देशों में उस किताब ने बहुत तहलका मचा दिया। लोग जानबूझ समझने लगे कि बुद्ध क्या होता है, उसकी खोज शुरू हुई। इस बात हुई तो कोई बुद्धिस्ट लोग, बुद्ध की विचारधारा के मानने वाले लोग नहीं थे। भारत को एक विश्व गुरु यानी भारत में बुद्ध की उपस्थिति से ये पूरी दुनिया अचंभित थी। तो उस अचंभित को खोज करने के लिए यूरोपियन जो थे वो लोग लग गए। तो 1837 जॉन कनिंघम हमारे आर्कियोलॉजी विभाग के लोग बैठे हुए हैं। तो वहाँ से करते करते ये सब कुछ जब पढ़ा गया तो जॉन प्रिंसिप को भी समझ में नहीं आया कि ये पढ़ तो लिया लेकिन क्या है, ये कौन था, ये नहीं समझ पाए। बाद के कुछ यूरोपियंस ने कहा कि नहीं, ये जो लिखा है, जो भाषा कही गई है, ये सब अशोक के बारे में कही गई है। तो जब ये बात स्थापित हुई, एक बैराट के और गुजर्रा दतिया में जो एक शिलालेख है जिसमें ये लिखा हुआ है शिलालेख में कि सम्राट अशोक P10 अशोक, ये दो ही मेरी जानकारी में दो ही शिलालेख है जिसमें उनका नाम इस तरह का मिलता है, सम्राट देवानाम P अशोक। दूसरे शिलालेखों में इस तरह का नाम नहीं मिलता। तो मैं अपनी बात बहुत संक्षिप्त में करके समाप्त करूंगा कि जो गुजर्रा दतिया ज़िले में, मध्य प्रदेश के दतिया ज़िले में जो शिलालेख है उसकी भाषा क्या है, तो उसकी भाषा इस प्रकार की है। इतिहास का अतः सागर हमने अभी यहाँ पे लहराते देखा। हृदय की अनंत गहराइयों से हमारे सभी सुधीजनों का, हमारा बच्चा से अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद उस वक्त कि वो यहाँ पर आए और उन्होंने इतनी अच्छी बात प्रामाणिकता के साथ दी। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। जिस तरह की मैं आकाशवाणी दूरदर्शन की एंकर हूँ तो आज ये मुझे ये चीज़ समझ में भी आई कि प्रामाणिक और वो भी जोरदार करतल ध्वनियों से हम स्वागत करते हैं। अत्यंत महत्वपूर्ण पावन पूर्णमासी है। सभी को सदगुरु संत कबीरदास जी की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बुद्धिज्म की बात हो रही है, फुर्सत का समय आज के दिन है, उससे भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। परम पूज्य बाबा साहेब जिन्होंने सदगुरु कबीरदास जी को अपना दूसरा गुरु माना है, ऐसे अवसर पर बहुत सब बाबा साहेब को कोट कोट नमन। उपस्थित मंच, अतिथिगण, विशिष्ट अतिथिगण, यहाँ पर उपस्थित विद्वान श्रोतागण, बुद्ध को दे रहा हूँ, ये तो आयरॉनिक है, पर ठीक है। इस किताब का हमारे लिए, हमारे समाज के लिए प्रासंगिकता क्या है वो समझने की कोशिश करिए। मैं फिर बोलूँगा, सर ने प्रस्तावना में लिखा, हम प्रताड़ना की बात करते हैं पर हमें अपने गौरवशाली इतिहास की तरफ लेके जाने वाले टॉर्च दिए इन्होंने, उसको आप समझने की कोशिश करिए, उसकी ऐतिहासिक गंभीरता समझने की कोशिश करिए।
धम्मलिपि और पाली में सारा बुद्ध का ज्ञान है। जिस बुद्ध के ज्ञान के आधार पे भारत विश्वगुरु बना। मौर्य राजा ने 1 से 30 साल राज किया, जिसका शाइनिंग स्टार जो है अशोक है, सम्राट अशोक। और सम्राट अशोक और बुद्ध की विचारधारा ने इस धरती पर 800 से 1000 साल 1200 साल तक राज किया। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी ससम्मान श्री कैलाश वानखेड़े जी को। आप IAS हैं और रचनाकार भी हैं। करतल ध्वनि से स्वागत करें कैलाश वानखेड़े जी का। कैलाश वानखेड़े। तथागत भगवान बुद्ध, बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इनके आदर्श विचारों को पंजाब प्रणाम। आज के विचार पीठ पर उपस्थित अध्यक्ष महोदय, लेखक और मेरे मित्र आयुष्मान मोतीलाल जी, सभी विशेष अतिथिगण और आप सभी महानुभावों को सविनय जय भीम। आज कबीर जी की जयंती है, तो लाजमी है कि उनका एक दोहा मैं आपके सामने पढ़कर सुना। कबीर जी कहते हैं, माला पहरे टोपी पहरे छाप तिलक अनुमाना, माला पहरे टोपी पहरे छाप तिलक अनुमाना, साकी शब्द गावत भूले आत्म खबर न जाने। इसका रेफरेंस मैं आगे चलकर आपको देना चाहता हूँ। हमारे देश के महान सुपुत्र संविधान का बाबा साहब अम्बेडकर एक जगह पर कहते हैं कि जो लोग इतिहास नहीं जानते, यही विचार अपने आपके बच्चों को दोगे, अपने आसपास के लोगों को दोगे, तो एक बड़ी सभ्यता हमारी तैयार हो जाएगी, जिसको हम सही मायने में, जिसके ऊपर हम गर्व महसूस करेंगे, और वो है बौद्ध सभ्यता। और यही बात है जब बाबा साहब कहते हैं कि जो इतिहास नहीं जानते वो इतिहास नहीं रचा सकते, ये उसका मूल आधार है। और जो मैंने कबीर जी की बात कही थी, उनका दोहे के बात में कि माला पहरे टोपी पहरे छाप तिलक अनुमाना, साकी शब्द गावत भूले आत्मसवन न जाना। उसका क्या अर्थ है? हमारे भारत में बहुत सारी परंपराएं हैं, बहुत सारे लोग अलग। आता हूं कि जब भी हम किसी चीज के बारे में बात करेंगे तो पहले उसका इतिहास समझने की कोशिश करनी चाहिए। आपको मैं बता दूं, और शायद ये बात सभी को मालूम नहीं होगी, कि बौद्ध सभ्यता ने इस देश को बनाया है। लिखा बेटा मित्रों, 2008 साल में मैंने ब्राह्मी लिखा, ब्राह्मी जो लिपि है वो पढ़ना सीखना शुरू। 2000 से 2010 तक मैंने सम्राट अशोक के अभिलेख को बड़े बारीकी तरह से पढ़ना शुरू किया। 2010 तारीख को करीबन जनवरी फरवरी महीने में मुझे पता चला कि जिस लिपि को मैं ब्राह्मी नाम से जानता हूं, कंटेंट डाल दिया हुआ है। तो महामाया एक बहुत ही अमीर, हम बोल सकते कि जो शुद्धोधन थे, जैसे कई लोग कहते हैं कि महाराष्ट्र में कई जगह पे है, इतिहास में लिखा गया है कि वो वहाँ के राजपुत्र थे सिद्धार्थ, और शुद्धोधन जो थे, कई लोग मानते थे कि वो इतने, वो राजा राजवाड़े नहीं थे, क्योंकि वो गण परिषद थी, तो शायद हो सकता है कि सबसे बड़ी खेती शुद्धोधन की थी। इसका मतलब उसके बाद बहुत सारा पैसा था। अभी वो बड़ा अति श्रीमंत व्यक्ति है, महामाया अति श्रीमंत है, ये कैसे दिखा है? तो हमें शिल्प के उत्पत्ति के लिए देखना पड़ेगा। पुराने जमाने से, यानी ईसा पूर्व 250 से लेकर आज तक हाथी ये ऐश्वर्य का प्रतीक है, अति श्रीमंती का प्रतीक है। क्यों? जो हाथी पाल सकता है, इसका मतलब उसके पास कितनी धन और सरस्वती होनी चाहिए। और फिर लक्ष्मी का चित्र बनाने के, जो लक्ष्मी धन की देवी कहा जाता है, तो
तो उनके दिमाग में जब बौद्ध गुफाओं में उन्होंने वो शिल्प देखा तो उनके दिमाग में आया क्यों ना मैं ऐसा शिल्प बनाऊं, चित्र बनाऊं, और फिर हाथी पानी के अभिषेक के बदले में सुवर्ण मुद्राओं का अभिषेक कर रहा है, क्योंकि फिर वो लक्ष्मी धन की देवी के बराबर कंपेयर हो सकता है। और फिर मैंने सर्वे किया, उसका संशोधन किया कि ये शिल्प बौद्ध गुफा में क्या कर रहा है। मित्रों, बौद्ध गुफाओं में दो तरह के शिल्प हैं। एक जो हमें दिखाई देगा वो है सबीर परंपरा के, जिसको आज के तारीख में हीन यान कहा जाता है, जो गलत शब्द है। एक है महायान तरह के, जो हमें थेरवाद परंपरा के शिल्प है, उसमें भगवान बुद्ध को हम पुरुष काया में नहीं दिखाई देंगे। भगवान बुद्ध को प्रतीकात्मक दिखाया गया है, जैसे धम्मचक्र या स्तूप, या फिर जिसको हम कहते हैं कि सिंहासन, जो खाली सिंहासन पड़ा हुआ है वो दिखाई दिया जाता है, या फिर उनके पदचिन्ह। ओके। और महायान परंपरा की जो शिल्प है उसमें सबसे पहले हमें बुद्ध के रूप दिखाई देते हैं, जो मनुष्य रूप में बैठे हैं। आजकल सबके घरों में और जहां पर भी हम भगवान बुद्ध के जो शिल्प देखते हैं, चाहे वो ध्यान मुद्रा में हो या आर्याष्टांगिक मुद्रा में हो या अभय मुद्रा में हो, ये सारे शिल्प महायान परंपरा के हैं। थेरवाद परंपरा में भगवान बुद्ध को सिर्फ प्रतीका कष्ट नहीं लेते, हमने पढ़ने का कष्ट लेना चाहिए। मेरी कोई बैकग्राउंड हिस्ट्री या आर्कियोलॉजी की नहीं है, मैं एक मामूली सा फिजिक्स ग्रेजुएट स्पेशलाइजेशन इन वैक्यूम टेक्नोलॉजी हूँ। मेरी कोई दिलचस्पी, मेरी क्या बोलते हैं उसके ऊपर मेरे संस्कार ही नहीं हुए। हाँ, एक संस्कार जरूर मेरे माता पिता ने किए थे, वो भगवान बुद्ध के और बाबा साहब के विचार। और इसी साथ में जब काम कर रहा था, पूरा भारत भ्रमण कर रहा था अपना नौकरी करते करते, तब जाके ये सारी बौद्ध सभ्यता मैंने बहुत ही नजदीक से सुनना शुरू। और इसी के तहत हमने नासिक में 2500 बच्चों को सम्राट अशोक की ये लिपि पढ़ाई, उनसे सारा भारत का संविधान का जो प्रियम्बल है वो लिखवा कर ले लिया, प्रतिज्ञा लिखवा ली, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गई है और जिसके लिए संस्था को लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया था। लेकिन एक बात मैं आपको यहाँ पर बोल दूँ, इन्होंने मेरे प्रोग्राम जो है, हमारे संस्था के प्रोग्राम ऑनलाइन इन्होंने कंडक्ट किए हुए हैं, कोऑर्डिनेटर रह चुकी है, लेकिन आज मैं इनको पहली बार देख रहा हूँ यहाँ पर। उसका कारण है, और ये कारण है कि हमें एक दूसरे को मिलने की जरूरत भी नहीं है। अगर हम हमारे एक दूसरे के विचार अगर एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, अगर हमारा मिशन एक है, तो दुनिया के कोने में आप चाहे कहीं पर भी हो जाए, हमारा कार्य एक ही डायरेक्शन में चलेगा। जैसे भगवान बुद्ध भिक्खु संघ को कहते हैं कि भिक्खुओं, आप अलग अलग जगह से आए हो, अलग अलग मान्यता प्राप्त संस्कृति से आए हो, लेकिन ये समझो कि धम्म एक सागर है और आप नदियां हैं। नदियां को सागर में ही मिलना है, तो आपका विलीनीकरण सागर में ही होना है। वैसे आप और मैं चाहे कोई भी प्रदेश के हो, लेकिन हमारा विलीनीकरण, हमारी सोच, ये पूरी की पूरी धम्मा की सोच, बौद्ध संस्कृति या बौद्ध जिसको हम कहते हैं कि जो थे 12 स्कूल के जो थे, इन सभी को बोलना पड़ा, हाँ हमने धम्म लिपि सीखी है। मित्रों, अगर हमें हमारी सभ्यता को सही मायने में उसका प्रमोशन, उसका प्रोपोगेशन, जिसको हम कहते हैं संवर्धन करना, प्रचार करना, प्रसार करना, तो सबसे पहले बात है जो इसको मैं कहता हूँ कि ये हमारी पूरी मूवमेंट की नींव। धम्मलिपि शब्दकोश के लोकार्पण समारोह में मंच पर आसीन सभी सम्मानित अतिथिगण, सभागार में उपस्थित सभी सुधीजनों को नमो बुद्धाय, जय भीम, साहिब बंदनी। सर्वप्रथम मैं इस शब्दकोश के रचनाकार श्री आयुष्मान मोतीलाल जी आलमचंद को बधाई देना चाहूँगा। उन्होंने एक ऐसा महत्वपूर्ण काम किया है जो हिंदी में कभी हुआ नहीं, धम्म लिपि के शब्दकोश का निर्माण। सब तमाम वक्ता जो मेरे से पूर्व बोले हैं, उन्होंने अपनी बात आपके सामने रखी।
धम्म लिपि के महत्व को रेखांकित किया है। हमारी अगली पीढ़ी, हम खुद और हमारी अगली पीढ़ी धम्म लिपि को, तो जो अगर धम्म लिपि बाद की होती तो धम्म लिपि में भी इन शब्दों को आना था, वो नहीं आया। संस्कृत में है तो सीधा सा मतलब ये है कि जो भाषा बाद में अवतरित हुई उसने अन्य भाषाओं से शब्दों को लिया और अपना विस्तार किया, और ये भाषा पुरानी थी। मोतीलाल जी की इस किताब में उन्होंने धम्म लिपि की 9 कड़ी का हवाला दिया है, और आगे ये भी लिखा है कि इसके बाद में 11 कड़ी, ऐसा ही कुछ आपने लिखा जो मैंने पढ़ा है। किताब मुझे मिली और मैं पूरी तो नहीं पढ़ पाया, लेकिन जो शुरुआत की चीज़ें मैं पढ़ा हूँ उससे जो समझ में आया। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि ये भाषा लिपि बहुत पुरानी है, और इस देश की, इस क्षेत्र की पहली लिपि है जिसने एक भाषा को चिरस्थायी रूप प्रदान किया। हमें इस लिपि को क्यों सीखना चाहिए, या इस शब्दकोश का महत्व क्या है? महत्व तो रेखांकित सभी विद्वजनों ने किया है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि यदि हम अब खुद पढ़ें और बच्चों को पढ़ाएंगे, तो जब इसको पढ़ने के बाद में हम अशोककालीन शिलालेख को देखते हैं, मध्य प्रदेश के पास में सांची का देख लें, दतिया का देख लें, अगर थोड़ा आगे जा सकते हैं तो रूपनाथ का देख लें, मध्य प्रदेश में कई शिलालेख मिलेंगे। उन्हें अगर उसको हम देखेंगे और इसके माध्यम से उसको समझने की कोशिश करेंगे, अर्थ करके बताया, उस अर्थ से अलग हट करके वास्तविक अर्थ हमें पता चलेगा, और उससे हम ये जान पाएंगे कि सम्राट अशोक अपनी प्रजा से को क्या संदेश दे रहे थे, वो प्रजा से क्या चाहते थे, प्रजा को किस प्रकार की बनाना चाहते थे, किस प्रकार की नैतिक शिक्षा हो, ये बातें उसमें निहित है। कोई धर्म की प्रक्रिया, किस प्रकार से धर्म का अनुपालना करना है, ये बात उसमें कहीं भी आपको पढ़ने को नहीं मिलेगी। तो भलाई का काम करने के लिए वो प्रेरित करते थे। कैदियों के प्रति किस प्रकार से दयालुता बरती जानी चाहिए, इस बाबत भी उन्होंने काफ़ी चीज़ें उसमें लिखी है। तो यह लिपि न केवल शिलालेख को पढ़ने में सहायक होगी ऐसा हमारा मानना है, बल्कि उस समय के जो अन्य ग्रंथ लिखे गए हैं, जो राहुल सांकृत्यायन भी अपने साथ लेकर के आए, और बाकी त्रिपटक वगैरह के रूप में और अन्य चीज़ों के अन्य ग्रंथ के रूप में मिलते हैं, उनको भी पढ़ने में हमें सहायक होगी, ऐसा मेरा मानना है। आप काफ़ी समय से बैठे हैं और मैं और अधिक अपनी बात को लंबा नहीं करूँगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मोतीलाल आलमचंद्र जी को इस बहुत बड़ी उपलब्धि के लिए, धम्म लिपि शब्दकोश के प्रकाशन के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। आज के कार्यक्रम में 4 चांद लग गए। मैं साथ ही मंच के संचालन करने वाली अपनी कार्य को कितनी जटिल है और उससे धम्म लिपि शब्दकोश का लेखन कितना जटिल कार्य को ऐतिहासिक महत्व, पुस्तक का जैसा महत्व है वैसे ही ऐसा आज ऐतिहासिक है, और ये भाषा हमारी संस्कृति को, सभ्यता को आगे बढ़ाने में सहायक होगी। इसलिए हम सभी को ये भाषा पढ़नी चाहिए। हमें इतिहास को जानने के लिए इसका पढ़ना की आवश्यकता है। हमने केवल पढ़ा, हम अपने बच्चों को भी पढ़ें, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी भी इस बौद्ध सभ्यता को, संस्कृति को जान सके। ये हमारे सरकार जो हमारा जो स्वतंत्र था वो जो है समाप्त हो चुका है, और इस पुस्तक के माध्यम से हम अपने इतिहास की और जो है देख सकेंगे। इसको समझने के बाद में अशोककालीन शिलालेख, शिलालेख जो लिखे गए उनको वास्तविक अनुवाद करके हम लोग को समझ
सर आज विमोचन हुआ है, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? धम्मलिपि शब्दकोश, ये जो मोतीलाल जी ने लिखे हुए किताब है, ये मेरे हिसाब से भारत में आज पहली बार एक आम आदमी या यूँ कहिए कि कोई भी शख्स जिसको लिखना पढ़ना आता हो तो सम्राट अशोक के अभिलेख को सही मायने में पढ़ सकता है। इसकी दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सम्राट अशोक के अभिलेख जो है, जिनके ऊपर आज तक जितने भी इतिहासकारों ने काम किया हुआ है, कई बार इन्होंने इनका जो भाषांतर किया हुआ है ये गलत तरह से। मोतीलाल जी की जो किताब है, जो धम्मलिपि शब्दकोश है, इसको अगर हम रिफर करेंगे तो ये प्रमाणित जो पाली भाषा है उसका सही मायने में सही अर्थ में भाषांतर है। मैं तो यूँ कहूँगा कि सम्राट अशोक के अभिलेखों को मोतीलाल जी ने सही मायने में न्याय दिया जी। और मैं अपनी बात संक्षिप्त में ही कहूँगा पहले से ही, तो मैं वक्ता नहीं हूँ और मैं तो शब्दकोश निर्माण के बारे में कहा जाता है कि अगर किसी को फांसी की सजा की जगह कोई वैसी ही अगर सजा दी जाए तो उसे शब्दकोश निर्माण में लगा दें। इतना कठिन कार्य और ऐसा कठिन कार्य एक प्रशासनिक सेवा में रहते हुए हमारे मोतीलाल जी ने किया है, बहुत ऐतिहासिक काम है। शब्दकोश निर्माण सामान्यतः तब भी सरल है क्योंकि उससे पूर्व भी शब्दकोश लिखे गए होते हैं किसी भाषा में, उसके बोलने वाले लोग होते हैं, उस पर बात करने वाले और उसके परम लिखे ग्रंथ होते हैं। लेकिन धम्मलिपि के बारे में यह है कि न तो उसके बोलने वाले इस समय हैं, न उसकी कोई पूर्व में डिक्शनरी रही और न उनके कोई उस तरह से ग्रंथ हैं जो है। तो ये काम बहुत महत्व में हम पढ़ेंगे साथियों। आज जो कठिन समय है इसमें केवल हमारे संविधान के बदलने की बात नहीं हो रही है, इतिहास के बदलने की बात हो रही है, शब्दकोश भी बदले जा रहे हैं। एक उदाहरण मैं इसी शब्दकोश से दूंगा। आप देखेंगे कि ताड़न शब्द है, रामचरितमानस में वो प्रसिद्ध चौपाई है, उल्लेख नहीं करूंगा, उसमें ताड़न शब्द है। वर्तमान जो संस्करण है उसमें मारने की जगह शिक्षा देना कर दिया गया, यानी शब्दकोश भी बदल दिया गया, ताड़ने का अर्थ शिक्षा देना कर दिया गया। ऐसे ही एक शब्द है आलम्भज। मैं चंबल से हूँ और चंबल पे मैं काम कर रहा था तो मैंने प्राचीन